हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजनीति में जो अस्थिरता आती है, जो कोई भी सरकार बनती है फिर वो अचानक हमें सुनने को मिलता है सरकार अल्पमत में आ गई, ये सरकार बचेगी नहीं, गिर जाएगी, कुछ लोग हैं वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ें हैं, इनके पीछे का कंसेप्ट क्या है, आखिर क्यों होता है ऐसा। तो आइए हम देखते हैं। तो 1960 का दशक था। उस टाइम पे क्या हुआ कि जो राजनीति थी उसमें बहुत ज़्यादा अस्थिरता थी। मतलब उस टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं था जो अभी है कि जैसे आप पार्टी नहीं छोड़ सकते या पार्टी के विरोध मतदान नहीं कर सकते। इस टाइम का पहले नहीं था। तो उस टाइम पे हुआ यूँ कि जब सरकार बननी होती थी तो लोग समर्थन दे देते थे, सरकार बन जाती थी। सरकार बनेगी लेकिन उसके कुछ दिनों बाद अगर किसी राजनीतिक जो पार्टी होती थी या जो एक सिंगल नेता होते थे या कुछ लोग भी होते थे, मतलब एक भी हो सकते हैं, बहुत भी हो सकते हैं, उनको प्रकार का अगर लालच दिखाई देता था, कुछ लाभ होता था, वो लाभ राजनीतिक लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, कुछ भी होता था, तो वो क्या करते थे, अपना समर्थन वापस ले लेते थे, यानी कि वो दूसरी पार्टी को समर्थन कर देते थे। तो इससे क्या होता था, वो पार्टी की अल्पमत में आ जाती थी, सरकार गिर जाती थी और ये फिर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते थे, फिर दूसरी सरकार बन जाती थी। तो एक कोई फिक्स ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन नहीं था जिससे जो ये अव्यवस्था फैलती थी जो राजनीति में, उसको रोका जा सके। एक एग्जाम्पल हम कि 1900 से एक हरियाणा के विधायक थे जिनका नाम गयालाल था। उन्होंने क्या किया कि एक दिन में ही 3 बार पार्टियों को बदल दिया, मतलब 3 पार्टियों में बदल दिया, अभी इसमें गए फिर उसमें, मतलब 3 बार उन्होंने एक दिन में पार्टियों को बदला। और उस टाइम पे कहावत बड़ी प्रचलित हो गई कि आया राम और गया राम। तो इन सारी चीज़ों को, इन अव्यवस्था को समझने के लिए 1967 में ही एक वाईवी चवन कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी का गठन यही था कि कैसे जो ये दल बदल जो लोग कर दे रहे हैं इसको रोका जाए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1968 में दे दी। 67 में कमेटी बनी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1968 में दे दी। 1968 में फर्स्ट टाइम एंटी डिफेक्शन बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। आपको बता दें कि वो बिल पास नहीं हो पाया और उसके बाद से कई बार कोशिशें की गई लेकिन नाकामयाब रही। 1979 में जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी भी सरकार गिर गई। उस टाइम भी 76 सांसद जो थे उन्होंने मतलब समर्थन वापस ले लिया था। तो लास्ट में जब राजीव गांधी की सरकार आई जब पूर्ण बहुमत से, तो उन्होंने सोचा कि इस पे कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून बन के तैयार हो गया और दोनों सदनों से पास होने के बाद ये 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति का साइन हुआ। इसको संविधान में 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ था ये 18 मार्च 1985 से लागू हो गया। तो इसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि मतलब ये एक मील का पत्थर साबित होगा और अब जो राजनीतिक अस्थिरता थी ये रुक जाएगी। लेकिन ऐसा आज हुआ नहीं, हम आज भी देखते हैं ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कमियां रह गई इस बिल में, तो अब हम उसको एक एक करके देखते हैं। तो इस बिल में ये आया कि अगर कोई जो नेता है, मतलब अगर कोई सांसद या विधायक है जो निर्वाचित सदस्य है, अगर वो अपने दल को स्वेच्छा से छोड़ता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। यहाँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ बना इसके प्रभाव से ये हुआ कि अगर कोई जो हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे उसके अलावा कुछ करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो पहला ये था कि अगर वो अपनी पार्टी को स्वेच्छा से छोड़ दे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती थी, या कोई अगर पार्टी का पक्ष है, पार्टी ने अगर एक व्हिप जारी कर दिया, बोला कि हम सब इसको समर्थन दे रहे हैं, ठीक है, या पार्टी ने व्हिप जारी किया कि सबको आना है, वोट करना है, तो अगर उस टाइम पे अगर कोई सदस्य अपने पार्टी के विपरीत वोटिंग करता है या वोटिंग से अपने आप को अलग कर देता है तो भी उसकी सदस्यता
खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी है, मतलब निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, अगर कोई निर्दलीय सांसद या विधायक है जो जीत जाने के बाद, अब जीत गया है, और उसके बाद वो कोई दल को अगर ज्वाइन करता है तो भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर कोई मनोनीत सदस्य है, अगर वो 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तो हम इसमें देखेंगे, इसके साथ साथ एक और था कि जो मर्जर या स्प्लिट है इस पार्टी में, मतलब अगर आप किसी एक दूसरी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं या अपनी पार्टी से टूटना चाहते हैं, हटना चाहते हैं, तो अगर 1/3 सदस्य अगर ऐसा करते हैं तो वो कर सकते हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये जो था 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1985 में लाया गया था। तो अब हम इस बिल की कुछ कमियां को देखेंगे। इस बिल में क्या थे कि यहाँ पे अपने पार्टी के विरोध में वोटिंग करने का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि वोटिंग का मतलब होता है कि आप किसी के पक्ष में या विपक्ष में, मतलब आप सहमत है असहमत है। तो हम देखेंगे कि अगर कोई विधायक है या अगर कोई सांसद है, अगर वो किसी चीज़ से असहमत है, मात्र असहमत है, तो भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे जो निर्दलीय सदस्य है और एक मनोनीत सदस्य है, तो दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। अगर एक निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी को ज्वाइन करता है उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, और अगर मनोनीत सदस्य 6 महीने के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि किस बिल में भेदभाव है, ठीक है। और एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी चीज़ से असहमत हैं तो आपको अधिकार है कि आप बताएं कि आप असहमत हैं, लेकिन अगर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है और आप उसके खिलाफ वोटिंग नहीं कर सकते, अगर आप वोटिंग करते हैं तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और इसकी एक डिमेरिट ये थी कि एक मास मूवमेंट ये बताता था कि मतलब अगर आप चाहें तो मतलब 1/3 सदस्य चाहें तो आप जाके मर्ज हो सकते हैं या फिर इस पार्टी से निकल के अपनी दूसरी पार्टी बना सकते हैं, जो भी है। तो इन चीज़ों को आगे फिर इन्फोर्स में थोड़ा सा कम करने के लिए, इन चीज़ों में थोड़ा सा और स्ट्रीम करने के लिए जो 91 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो कि 2003 में लाया गया। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि जो सदस्यों की पहले संख्या थी मर्जर एंड स्प्लिट्स की, जिसमें उनकी सदस्यता नहीं जाती थी, उसको 2/3 कर दिया गया, यानी कि 2/3। अब अगर 2/3 सदस्य अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, अपनी पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी बना लेते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। इसमें जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनको इसमें अपवाद के स्वरूप रखा गया है। अगर जब उनको अध्यक्ष बनाया गया है तो वो चाहे तो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, और जब उनका जब कार्यकाल जो है जितने दिनों के लिए वो अपने रहते हैं, उसके बाद वो दोबारा अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। और इसमें जो था अब तक का जो था, ये जो सारी चीज़ें थी, जो दल बदल जो नियम थे, इसका जो था अधिकार स्पीकर के होता था कि किसको अयोग्य घोषित करना है, किसको अयोग्य नहीं घोषित करना है। तो जो स्पीकर का पद है, जो अध्यक्ष स्पीकर हैं, वो भी ये भी एक मतलब एक विवाद का ही विषय है। जैसे रूल विवाद का है, वैसे स्पीकर हमेशा में विवाद में रहते हैं, क्योंकि अब उनका ही फैसला अंतिम फैसला होता था, पहले होता था। अब उन्होंने जिसको अयोग्य घोषित कर दिया, भले ही मामला कुछ भी रहा हो, लेकिन अब वो अयोग्य घोषित हो जाते थे, उनकी सदस्यता चली जाती थी। तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो स्पीकर का फैसला होगा वो अंतिम फैसला नहीं होगा, उस पर न्यायिक दायरे में वो आएगा, उस पर संबंधित उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय विचार कर सकता है। जैसा कि अभी जो केस देखने को हमें मिल रहा है राजस्थान में, जो राजस्थान का भी संकट आया हुआ है, बहुत ज़्यादा चांस है दल बदल संबंधी जितने भी तामझाम है, मतलब इसको जो राजनीतिक पेच बोले, कानूनी पेच बोले, सब यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अभी जो गवर्नमेंट है विधानसभा सत्र इसलिए बुलाना चाह रही है कि विधानसभा सत्र बुला के वो एक बार व्हिप जारी कर दे
और उसके बाद अगर कोई उसके खिलाफ वोटिंग करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। और इससे पहले ही जो विपक्ष जो 13 लोग थे जो अलग होना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने पहले ही सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। तो पहले जैसे अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता था, अब ऐसा नहीं है, अब वो न्यायिक दायरे में उनका फैसला भी आता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इन सारी चीज़ों में कैसे सुधार किया जा सकता है। तो जो सबसे अभी जो विवादित था वो थे स्पीकर। तो अगर स्पीकर किसी पार्टी के ना हो तो भी जो ये पक्षपात के आरोप लगा करते हैं हमेशा कि स्पीकर हमेशा पक्षपात करते हैं, या वो किसी दल या किसी पार्टी के होते हैं, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि वो उसकी तरफ झुके रहेंगे। तो इसको कम करने के लिए बोला गया कि जो स्पीकर है उसको या किसी पार्टी का ना हो, या फिर उसका जो स्पीकर का जो सिलेक्शन है वो कुछ दूसरे तरीके से किया जाए ताकि एक स्थिरता कायम की जा सके। इसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि क्यों ना जो सदस्यों की अयोग्यता का जो सवाल है इसको क्यों ना चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ दिया जाए, कि इस पे फैसला जो अंतिम फैसला होगा वो चुनाव आयोग करेगा। तो यह भी अच्छा है कि चुनाव आयोग इसकी मतलब समीक्षा करता है, या फिर एक बोर्ड बना दिया जाता है जो इसके बारे में एक विशेष पैनल बना दिया जाता है जो इस पर सुनवाई करता है, डिस्कस करता है, फैसले देता है। तो जो अध्यक्ष के ऊपर जो पक्षपात का आरोप है ये भी बच जाता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और ये जो मामला है ये पूरा राजनीतिक या तो समझा जाए पूरी तरह से, या पूरी तरह से कानूनी दांवपेच हो जाता है। और चूंकि चुनाव कर्मचारी जो भी अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो प्रशासनिक होते हैं, तो ये उनके भी क्षेत्र से अगर ये नहीं समझा जा सकता कि पूरी तरह से क्लियर ही किया जा सके। तो हम देखते हैं कि ये बिल आया तो इलाज करने था, लेकिन ये खुद एक बीमारी बन गया। तो कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जिससे एक लोकतंत्र की जो गरिमा है वो भी कायम रह सके, जो सरकार की स्टेबिलिटी है वो भी बनी रहे। क्योंकि आप खुद सोचिए कि किसी चीज़ से असहमत होना, मतलब आप किसी फैसले से किसी बिल से असहमत है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि पार्टी के खिलाफ हैं। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि जो अयोग्यता का सवाल है ये राज्यपाल को दे दिया जाए, और हमने भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, या आप भी देख रहे हैं कि राज्यपाल भी खुद एक विवाद का मुद्दा है। तो आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं, जो बाकी सभी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन एक बीमारी सी बनती जा रही है। थैंक यू।